कल्चर में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं। तो राजस्थान में किस किस प्रकार की प्रथाएं चला करती थी उनको आज हम समझेंगे। तो करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले है सती प्रथा। ठीक, सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या हुआ करता था? सती प्रथा में हुआ करता था कि जब औरत का पति मर जाता था तो उस मरे हुए पति की चिता के ऊपर ही किसको बिठा दिया जाता था? उस औरत को बिठा दिया जाता था, या तो उसी चिता पर या उसके साथ एक नई चिता लगाकर उसको बिठा देते थे। थोड़ा बहुत लड़की को नशा दे दिया जाता था, साइडों में ढोल वगैरह जोर जोर से बजाए जाते थे। अगर लड़की तड़पते हुए उठकर भागने की कोशिश करती थी तो सामने लठ ले लेकर आदमी खड़े होते थे जो उसको भागने नहीं देते थे। तो एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी जो ज़्यादातर राजपुताना में ज़्यादा चलती थी। राजपूतों में ये प्रथा बहुत ज़्यादा चला करती थी, सती प्रथा। सती प्रथा के 3 प्रकार थे: सहमरण, अनुमरण, मां सती। सहमरण का मतलब था यदि पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाए, मतलब पति मर गया उसकी चिता के साथ ही बैठ जाए, सहमरण, साथ में ही उसकी चिता हो जाना। अनुमरण, पति कहीं और मरे, कहीं दूर दराज जगह पर मरे, पत्नी किसी और जगह पर है, तो पत्नी उसकी वस्तु लेकर सती हो जाती थी। मान लो पति को युद्ध करने के लिए जैसे अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई राजा युद्ध करने के लिए महाराष्ट्र गया है या कोई दूसरी जगह पर गया है और वहाँ पर उसकी डेथ होगी, तो पत्नी अपने घर बैठकर, मतलब अपने घर पर ही उस वस्तु के साथ क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। तो उसे क्या कहते थे? अनुमरण, पति की किसी वस्तु के साथ सती होना। मां सती, पुत्र के मरने के बाद जब मां सती होती थी तो उसे क्या कहते थे? मां सती। लेकिन इसका कोई भी एग्जाम्पल हमें पढ़ने को नहीं मिलता। एक डेफिनेशन याद कर लेना, सुनते रहिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो डेफिनेशंस है आपको कोई भी बुक लेना मार्केट में से, हर बुक में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, हमने क्लास में याद करने हैं। फिर भी अगर आपने नोट्स बनाने हो तो ये शाम तक यूट्यूब पे चढ़ जाएगी, तो इसको देख देख के अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब इसको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी के सोर्स, जानकारी के सोर्स। ठीक है, तो जानकारी का सबसे पहला सोर्स हमें मिलता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख सन 510 ईस्वी। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज, उसकी पत्नी इस सेनापति के साथ ही सती हो गई थी। गोपराज की पत्नी इसके साथ सती हुई थी, ये हमें एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है। 510 ईस्वी का एरन अभिलेख। याद रखिएगा कि कुछ कुप्रथाएं हम धार्मिक आड़ में करते हैं, लेकिन सती प्रथा की अगर जानकारी ली जाए, सती प्रथा की जानकारी रामायण, महाभारत, वैदिक ग्रंथों कहीं से भी नहीं मिलती किसी धर्म। हालांकि कुप्रथाएं तो धर्म में लिखी भी नहीं होती, लेकिन हम उसके आड़ में कुप्रथाएं स्टार्ट कर देते हैं। सती प्रथा की जानकारी रामायण, महाभारत, वैदिक सभ्यता कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। समझाई बात? ये हमारे द्वारा चलाई गई ही प्रथा थी। वो शिव वाली कहानी आपको कई बार सुनाई है कि माता पार्वती का ही पर्यायवाची क्या है? सती है। किस प्रकार से माता पार्वती वहाँ पे सती हो गई थी राजा दक्ष के घर पे, है ना। तो उसके बाद ये प्रथा हमारे भारत में, मतलब वो तो बहुत पुरानी कथा है, लेकिन इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? एरन अभिलेख। राजपूतों में ये चीज़ें चला करती थी। राजस्थान में इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? गटियाला शिलालेख। राजस्थान में इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गटियाला शिलालेख। गटियाला नामक जगह पहले राजस्थान के जोधपुर जिले में था। नवीनतम जिले बनने के बाद अब ये जगह किस जिले में आती है? फलोदी जिले में आती है। तो गटियाला शिलालेख फलोदी में हमें इसकी जानकारी के सोर्स मिलते हैं। इसमें सेनापति रानू का, इसमें लिखा है कि एक राजा का सेनापति होता था रानू का, जब वो मरा तो उसकी पत्नी संपत देवी उसके साथ ही क्या होगी? सती होगी, उसके साथ सती हुई। सतियां तो बहुत औरतें हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। ये पहली जानकारी, सबसे पहली जानकारी एरन अभिलेख से। राजस्थान में सबसे पहली जानकारी गटियाला शिलालेख से मिलती है। सेनापति गोपराज की पत्नी, सेनापति रानुका की पत्नी। राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई है? 1987 में दिवराला गांव, बहुत मतलब बड़े रूप का इसमें हंगामा हुआ था। बहुत मतलब कई लोगों को जेल हो गई थी। अभी हाल ही में पीछे से कुछ साल पहले उन लोगों को रिहा किया गया जेल से। ठीक है, मतलब ये तो आप ये मानो पूरे इंडिया में ये जो घटना थी फैल गई थी। दिवराला गांव सीकर के अंदर 1987। मोहन सिंह की पत्नी उसके साथ सती हुई थी रूप कंवर।
इतने ज़्यादा मतलब कठोर नियम बनने के बावजूद भी ये सती प्रथा चली थी। और मोहन सिंह जब मरा तो उसकी पत्नी रूप कंवर उसके साथ सती हुई थी। सती होना नहीं चाहती थी, लोगों ने इसको मिलकर सती किया था, तो बहुत सारे लोगों का इसके अंदर नाम आया था और उनमें से कईयों को जेल भी हुई थी और ये केस बहुत लंबे समय तक चला था। अभी पीछे से ही कुछ लोगों को बरी किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि दिवराला गांव के बाद भी लगभग राजस्थान में 53 औरतें सती हुई थी। इसके बाद भी 1987 आज़ादी के कई सालों बाद भी घटनाएं ऐसी हुई हैं। लेकिन ठीक है, वो इतना बड़ा बवाल हुआ नहीं उसके ऊपर। तो जो फिर भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अंतिम सती, आपने ये याद रखना है 1987 दिवराला गांव, सीकर, मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर। ठीक है, कुछ केस अभी भी बैकवर्ड एरिया में पढ़ने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको रोकने के प्रयास, रोकने के क्या क्या प्रयास हुए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास है ये प्रयास, तो क्या इसमें तो रोक ही लगा दी गई थी अधिनियम के जरिए 1829 वाला। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया। सन 1829 हमारे वायसराय थे। वायसराय एक राष्ट्रपति जैसा पद हुआ करता था। आज़ादी के बाद जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों में जो सबसे बड़ा पद होता था वो क्या होता था? वायसराय। वायसराय उस समय भारत के वायसराय क्या थे? विलियम बेंटिंग। और हमारे एक जो क्रांतिकारी भाई मान लो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने इस पर कानून बनाकर पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। मैंने कई बार आपको कहा है अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करके गए हैं, अंग्रेजों ने हमारे पर मतलब बहुत कुछ किया है ना, अत्याचार, लेकिन कुछ अच्छे काम भी कर गए। जो ये जितनी भी मतलब कुप्रथाएं थी उनको रोकने का काम किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है, क्योंकि अंग्रेज इन चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन उनको इन चीज़ों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इन्हीं का एक कारण था। अंग्रेजों ने हमारी कई कुप्रथाएं बंद की, अच्छी बातें की, लेकिन हम अपनी धार्मिक आड़ में, हमारी सोच इतनी छोटी थी कि हमें लगता था ये गलत कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, उनमें से एक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा कुप्रथाओं पर रोक लगाना। तो ये याद रखिएगा, सती प्रथा पर 1829 में कानून आया था और किस वायसराय ने बनाया था? विलियम बेंटिंग ने बनाया था। किनके प्रयासों से बनाया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बनाया था। अब विलियम बेंटिंग के कानून बनाने से क्या पहले भी राजस्थान में कहीं पर रोक लगाई गई है? यस सर, रोक लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है? बूंदी में। 1822 में बूंदी रियासत में सती प्रथा पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी 1822 में। और जब 1829 का ये नियम आया उसके जस्ट बाद राजस्थान की किस रियासत ने अपनी रियासत के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई थी? अलवर रियासत ने रोक लगाई थी। अलवर रियासत ने रोक लगाई थी। ठीक है, ये तीन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद और भी कई रियासतें हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, उन सभी ने एक एक करके अपनी रियासतों पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। हमें इतने सारे सन याद नहीं करने, हमें 4 सन याद करने हैं। 4 में से पहले 3 याद करो। मेन 1829, 1829 से पहले 1822 बूंदी, 1829 के बाद अलवर रियासत। ठीक है, अलवर 1830। क्या क्वेश्चन बनता है? 1829 का अधिनियम आने से पहले राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसने इस अधिनियम के आने से पहले ही अपनी रियासत में रोक लगा दी थी? बूंदी। ये अधिनियम आने के बाद सबसे पहले अपनी रियासत में रोक किसने लगाई थी? अलवर ने। इसके बाद तो बहुत सारी रियासतों ने रोक लगाई, सबसे पहले किसने लगाई? अलवर ने। अधिनियम आने के बाद सबसे पहले अलवर ने। जयपुर में लगभग जो भी कुप्रथा हटी है, ठीक है, वो लगभग कौन सा सन है? 1844 है। 1844 है। आगे हम और भी कुप्रथाएं पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जयपुर के लिए कौन सा सन आता है? 1844 ही आता है। तो इसको भी साथ याद कर लो। सती प्रथा जयपुर में कब रोक लगाई गई थी? 1844 में। उस समय वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जॉन लुडलो। उस समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जॉन लुडलो। और जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड और जॉन लुडलो के समय कई कुप्रथाओं को रोका गया था। और जब जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं तो राम सिंह सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयपुर में राम सिंह नाम से जो भी चीज़ें हैं वो इनके समय ही बनी थी। रामगढ़ बांध है वहाँ पे,
है ना, दुर्ग है वहाँ पे, जम्मू और रामगढ़ है। रामगढ़ नाम की 24 चीज़ें बनी थी, किसके समय बनी थी? राम सिंह के समय। महाराजा कॉलेज खोला गया था राम सिंह के समय। पूरे जयपुर को पिंक कलर कराया गया था। प्रिंस अल्बर्ट ने आना था जयपुर के अंदर, तो एक अंग्रेज बंदे ने जयपुर आना था, इसको इतनी खुशी चढ़ी, पूरे जयपुर को ही क्या कर दिया? पिंक कलर कर दिया। हिंदी में कहते हैं उसको गेरुआ। गेरुआ आपको सर पिंक को गुलाबी कहते हैं, उसको क्या कहा गया? गेरुआ। तो जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी या गेरुआ नगरी कहा जाता है। वो किस समय हुई थी? राजा राम सिंह के समय ये काम हुआ था। राम सिंह 2 हुए थे वहाँ पे। ये सब काम किसके समय हुआ था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। क्लियर है? सती प्रथा। ओके, तो सती प्रथा के बारे में हमने पढ़ा कि सती प्रथा के 3 प्रकार होते हैं, सहमरण, अनुमरण, महासती। इसको रोकने का प्रयास किसने किया? सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1829। हाँ, लेकिन अब मुसलमानों के समय भी पूछा जाए किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद मुगल बादशाह अकबर। मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी यहाँ पे प्रयास किए गए थे। लेकिन फाइनली जो अधिनियम आया था वो 1829 में आया था, क्योंकि उन दोनों ने जो प्रयास किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने, वो असफल हुए थे। सफल प्रयास किसका हुआ था? विलियम बेंटिंग का 1829 में। सच एक राजस्थान ने भी अधिनियम बनाया था। जब 1987 में दिवराला गांव के अंदर मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी, उस समय राजस्थान ने भी अपना एक अधिनियम बनाया था, राजस्थान सती निवारण अधिनियम। ठीक है, 1987 ये भी याद रखिएगा। राजस्थान ने भी एक अधिनियम बनाया था, राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987। ठीक है, तो 1829 विलियम बेंटिंग, 1822 बूंदी, 1830 अलवर, 1844 जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था जॉन लुडलो, जो वहाँ का राजा था राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट, दास प्रथा। तो पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे, तो जीती हुई सेना हारे हुए लोगों को आदमी, महिलाएं, बच्चे, उन सभी को अपने साथ ले जाती थी और उनको अपना क्या बना लेती थी? गुलाम बना लेती थी, दास बना लेती थी। अपने घर भी रखती थी, अपने महलों में रखा करती थी दास बना के, या उनको आगे भी बेच दिया जाता था। तो दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा पर रोक कब लगी? 1832। ये सारी चीज़ें हम लास्ट में फिर याद करेंगे ट्रिक के जरिए या एक ही पेज पर। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। 1832 दास प्रथा अधिनियम, ये भी किसके समय? वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग के समय आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, सती प्रथा रोक अधिनियम और दास प्रथा रोक अधिनियम। 1829 1832। सर ये अधिनियम लगने के बाद राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो 1832 में ही ये अधिनियम आने के बाद 1832 में ही राजस्थान में कोटा और बूंदी रियासत ने अपनी रियासतों में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। आगे बात समझ? दास प्रथा। तो दास प्रथा पर अधिनियम कब आया था? 1832 में आया था, विलियम बेंटिंग के समय आया था। यह अधिनियम आने के बाद राजस्थान में सबसे पहले कोटा और बूंदी रियासतों ने अपने यहाँ पर रोक लगाई थी। हो जाएगा 1832। नेक्स्ट, दास प्रथा पढ़ने के बाद अपने करते हैं कन्यावध। मैंने कल भी की क्लास में बताया था, कन्यावध अलग होता है, भ्रूण हत्या अलग होता है। कई स्टूडेंट इसको भ्रूण हत्या में काउंट कर लेते हैं। भ्रूण हत्या अलग होता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसको मार दिया जाए तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। भ्रूण हत्या तो हम स्वतंत्रता के बाद की चीज़ है, आज़ादी से पहले ये चीज़ें नहीं चलती थी, टेक्निक ही नहीं थी। ठीक है, अब ये टेक्निक आ गई कि पेट के अंदर ही बता देते हैं कि लड़का है लड़की है, पता लग गया लड़की है, सफाई करवा दो। जैसे मैंने कहा था सफाई एक शब्द बहुत छोटा कि सफाई करा दी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा चेक भी कर लो कि क्या चीज़ है वो, तो अपनी रूह तक कांप जाए। तीखे तीखे छुरियाँ लेकर जो उसके अंदर होते हैं उसको अंदर डालकर औरत के पेट में उसको पूरा स्पीड से घुमा दिया जाता है, उस लड़की का अंग अंग काट दिया जाता है, हर एक अंग काटा जाता है, क्योंकि ऐसे तो वो उसकी मैच्योरिटी होएगी नहीं, पेट से निकलेगी नहीं।
ठीक है, उसके अंग अंग काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाला जाता है, ठीक है, फिर पॉलीथीन में भरकर उसको फेंक दिया जाता है। उसे अपने नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि सफाई करा लीजिए, वो होती है भ्रूण हत्या। पुराने समय की बात करें, कन्यावध, बच्ची के जन्म होने के बाद किया गया वध, लड़की का जन्म होने के बाद किया गया वध। लड़कियों को अभिशाप माना जाता था, लड़कियों को अभिशाप माना जाता था। जब अपने वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता की ऋग्वेद में भी इसका चर्चा है, उपनिषद में भी चर्चा है, लड़कियों को 3 बुराई में शामिल किया गया है। तो वैदिक सभ्यता से ही देखा जाए, वैदिक सभ्यता, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है भारत का इतिहास? जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है सिंधु सभ्यता से, जो एक सीक्वेंस तरीके से स्टार्ट होती है, सीक्वेंस वाली। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, गुप्त काल वगैरह स्टार्ट होते हैं। सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, सही सीक्वेंस से, तो सही सीक्वेंस से वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंधु सभ्यता से। पहले सिंधु सभ्यता पढ़ी जाती है, फिर वैदिक सभ्यता, जब 4 वेद लिखे गए थे, फिर हमारे राजों महाराजों का समय आता है, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, ये चीज़ें आती हैं। फिर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, फिर गजनवी आक्रमण करता है, फिर गौरी आक्रमण करता है, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, फिर मुगल काल पढ़ते हो, फिर अंग्रेजों का काल पढ़ते हो, फिर नेहरू काल पढ़ते हो, कांग्रेस का काल पढ़ते हो, आज़ाद हो जाता है भारत। ये एक सीक्वेंस तरीका होता है हिस्ट्री पढ़ने का। तो जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उनके घर की मुखिया क्या हुआ करती थी? स्त्री हुआ करती थी। मातृस्तात्मक सत्ता चला करती थी। कौन सी सत्ता? मातृस्तात्मक सत्ता। मातृस्तात्मक सत्ता का मतलब होता है घर की मुखिया औरत हो। फिर जब वैदिक सभ्यता आई तो घर का मुखिया कौन बन गया? पुरुष बन गया। और आज तक घर का मुखिया कौन है? पुरुष है। घर का मुखिया पुरुष होता है। बाकी अपने अपने घर का तरीका होता है, कई घरों में तो महिलाएं भी अपना अपना प्रमुख समझती है। ऐसे मुगल काल में जो नूर जहां होती थी वो घर की मुखिया हुआ करती थी, ठीक है। और आज के टाइम पे कई महिलाएं अपने आप को नूर जहां समझती है तो घर की मुखिया वो भी बन जाती है। तो जो वैदिक सभ्यता चलती थी, वैदिक सभ्यताओं में धीरे धीरे महिलाओं के जो कंडीशन थी उसमें क्या आने लगी? गिरावट आने लगी। सबसे पहली गिरावट क्या आई कि महिलाओं को मुखिया का पद छीन लिया गया। सबसे पहली गिरावट ही है। लेकिन वैदिक सभ्यता में वैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, स्टार्टिंग हुई थी बस थोड़ी सी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट में थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई थी। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कि घर की मुखिया महिला नहीं है, स्टार्टिंग होगी यहाँ से। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं उपनिषद। क्या पढ़ते हैं? 4 वेद लिखे गए थे, 108 उपनिषद लिखे गए थे, 18 पुराण लिखे गए थे। उपनिषद, एक उपनिषद के अंदर महिला को किस में गिना गया है? 3 बुराइयों में कहा गया है। उसके अंदर यह लिखा गया है कि इंसान को 3 बुराइयों से दूर रहना चाहिए। वो 3 बुराई है शराब, जुआ और स्त्री। मतलब वहां से जो घटिया सोच वाला काम है ये वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हो चुका था, वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में फिर धीरे धीरे गिरावट आई थी। पहले स्त्रियों को यज्ञ के अंदर भी बिठाया जाता था, ठीक है, जनेऊ भी धारण करवाया जाता था, पैतृक संपत्ति में भी उसका हक होता था, उसको शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारे अधिकार उनसे क्या किए गए? छीने गए। और सबसे ज़्यादा गिरावट आई महिलाओं के अंदर जब भारत में किसका राज आया? मुसलमानों का राज आया। जब भारत में मुस्लिम सत्ता आई तो औरतों की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय होगी, बहुत ज़्यादा गिरावट आई। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है, स्त्रियों को घर से नहीं निकाला जाता था। फिर कई प्रकार की कुप्रथाएं चल पड़ी, स्त्रियों से मारपीट होना। फिर इस तरीके से धीरे धीरे किसने जन्म लिया? कन्यावध ने। क्योंकि जिस माँ बाप के घर पे कन्या हो जाती थी उसको पता था कि मेरी बेटी वही कुछ सहन करेगी जो हम देखते आ रहे हैं। तो इस डर से वो पहले कन्या को क्या कर देता था? मार देता था। डर से भी मार देता था, अंधविश्वास से भी मार देता था, कन्या को पाप भी माना जाता था, कन्या का होना अपशगुन भी माना जाता था। तो कन्याओं को मार दिया जाता था, इनको भूखा रख दिया जाता था, या इनका गला घोट दिया जाता था, या अफीम वगैरह बहुत चलती थी उस समय में, अफीम खिलाकर इसको मार दिया जाता था। ठीक है, कन्यावध। ओके, तो कन्यावध पर रोक सबसे पहले कब लगी? सन 1833 में। सन 1833 में किस रियासत ने लगाई? कोटा रियासत ने लगाई। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जयपुर का राजा राम सिंह रहा है। जयपुर का राजा राम सिंह अलग है, कोटा का राजा राम सिंह अलग है। क्रांति के समय यहाँ के दोनों, जयपुर और कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह ही थे, 1857।
1833 के बाद जब 1857 की क्रांति पढ़ते हो आप, तब भी आप पढ़ते हो कि जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह। कोटा का राजा भी कौन था? राम सिंह। ठीक है, तो कोटा के राजा राम सिंह ने कन्यावध पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी 1833 में। अभी तक आपको कौन कौन से सन याद होंगे? 1822, 29, 1830, 1832, 44 और इससे पीछे दास प्रथा 1832, कन्यावध 1833। ठीक है, साथ साथ याद करना। दास प्रथा कोटा बूंदी में, कन्यावध कैसे कन्या कैसे कोटा 1833, कन्यावध रोक कोटा। ठीक है, तो साथ साथ याद करते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं त्याग प्रथा। अब त्याग प्रथा क्या हुआ करती थी? त्याग एक ऐसी प्रथा थी, यह ज़्यादातर क्षत्रियों में चलती थी, राजाओं महाराजों में चलती थी। राजा महाराजा क्या करते थे? जब अपनी बेटी का विवाह करते थे, बेटी का विवाह करने के बाद उनके दरबार में जितने भी मंत्री प्रजा या जो भी लोग रहते थे, खुले हाथों से उन लोगों को मतलब पैसा वगैरह लुटाया दान तरीके से कि बेटी की शादी हुई है, राजा कहता मेरी बेटी की शादी हुई है तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको मैं दान करूंगा। तो दान के नजरिए से खूब पैसा लुटाता था। ठीक है, दान करने के नजरिए से बेटी की शादी के बाद दान के नजरिए से एक राजा अपने मंत्रियों में पैसा लुटाता था। बाद में धीरे धीरे ये क्या बन गई? प्रथा बन गई। फिर आम आदमी को भी ये करना पड़ा क्योंकि प्रथा बन चुकी है, एक रिवाज बन चुका है, तो आम आदमी भी ऐसा करने लगा। अब जो लोग घर पे दान लेने आते थे जैसे चारण, भाट, ब्राह्मण, भाई उनमें तो लालच बढ़ने लग गया, इतना तो लेके जाएंगे। आजकल भी चलता है ना, चलता है ना। ओके, तो ये प्रथा वहां से चली। ओके, तो क्या हुआ जब ये प्रथा यहां से चली, त्याग प्रथा के अंदर, तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो वो कहते हैं ना आजकल वो 11,000 से तो कम लेंगे ही नहीं। आप तो मतलब आप स्टार्ट होते हो 1100 से। आज के टाइम में जब वो आते हैं अपने घर पे, आप अपना 500 या 1100 से स्टार्ट होते हो, वो स्टार्ट होते हैं 31,000 से। मतलब कोई नजदीक ही नहीं होता है ना। तो अपने स्टार्ट होते हैं 500-1100 से, वो स्टार्ट होते हैं 31,000 से। करते 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 मतलब वो तो अड़ी भी बैठ जाते हैं, हम तो यहीं बैठे हैं। ठीक है, फिर जब आपके बेटा होगा फिर आएंगे, इतना आपका बेटा कब होगा, अभी तो शादी हुई है। ठीक है, मतलब ये बहाने कर करके कुछ भी है, चलो उनका भी ये रोजगार है या उनका अपना हो चुका है। मतलब ये चीजें पहले भी चलती थी। पहले घरों में दान लेने कौन आता था? चारण, बाट, ब्राह्मण। फिर उनका लालच बढ़ने लग गया। लालच बढ़ने लग गया तो जो बेचारा आम आदमी था बेटी की शादी के बाद, उनको ये चीज झंझट लगने लगी। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था? जब आप पैसा दान देते थे उस दान को क्या कहा जाता था? त्याग कहा जाता था। लेकिन जब इसने कुरीति का रूप ले लिया, इसने किसका रूप ले लिया? कुरीति का रूप ले लिया, फिर इस पर रोक लगानी जरूरी थी। तो सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? सन 1841 जोधपुर राजा मान सिंह, सन्यासी राजा जिसे हम बोलते हैं मान सिंह। हिस्ट्री में कृष्णा कुमारी विवाद आप इसी समय पढ़ते हो, नाथ संप्रदाय इसी समय पढ़ते हो, महामंदिर इसी समय पढ़ते हो। यही राजा मान सिंह है। तो 1841 में जोधपुर के राजा ने त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी। समझ आ रही है बात? 18 मैं ये जो भी लिख कर लाया हूँ ना आपके लिए, ये मैं लिख के भी सन के अकॉर्डिंग लाया हूँ, नहीं तो बुकों में बीच बीच में पड़े होते हैं। मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए हैं, ये देखो मैंने सन के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए हैं। ये 22 से काम स्टार्ट हुआ था, 22, 29, 30 वगैरह हो गया। फिर दूसरी प्रथा देखो दास प्रथा, सन के आगे आपके सामने 1832। तीसरा देखिए कौन आया? कन्यावध 1833। त्याग प्रथा 1841। अकॉर्डिंग टू सन लिख के लाया हूँ कि आपको दिक्कत नहीं। और बाद में जब लास्ट स्लाइड होगी ये चीजें फिर सन के अकॉर्डिंग लिखी हुई है कि आपको याद होगी। क्लियर है? ओके, तो त्याग प्रथा क्या होती थी? बाप अपनी बेटी की शादी के बाद जो दान करता था उसे क्या कहते थे? त्याग प्रथा कहते थे। लेकिन जब इसने एक कुरीति का रूप ले लिया तब इस पर रोक लगानी जरूरी थी। तो इस पर सबसे पहले रोक जोधपुर रियासत में 1841 में लगी थी मान सिंह। और 1844 जयपुर में जो भी काम होगा वो जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट जॉन लूडलो। नेक्स्ट समाधि प्रथा। समाधि प्रथा अपनी इच्छा से समाधि दे देना, जीवित समाधि। दो प्रकार से, स्थल में या जल में। स्थल में या जल में, या तो धरती के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर बैठ जाना, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना, या पानी के अंदर बिल्कुल गहराई में जाकर बैठ जाना, और जल समाधि। ये ज़्यादातर
जो साधु संत हुआ करते थे या जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं, ठीक है, ये काम ये वो किया करते थे, अपनी इच्छा से मृत्यु को लेकर आना, अपनी इच्छा से मृत्यु को लाना। तो ये उनमें ज़्यादा चलता था, साधु संतों में, लोक देवताओं में। तो बाबा रामदेव जी ने भी समाधि ली थी। उनकी समाधि से एक दिन पहले उनकी मुँह धर्म बोली बहन डाली बाई ने जल समाधि ली थी भादो शुक्ल की 10वीं को। बाबा रामदेव ने भादो शुक्ल की एकादशी को 11 को, उनमें चलती थी। फिर इस पर भी रोक लगानी जरूरी थी। तो 1844 जयपुर में 1844 जॉन लूडलो, राम सिंह सेकंड, राजा पूछे तो राम सिंह सेकंड, और पॉलिटिकल एजेंट पूछे तो जॉन लूडलो। ये पॉलिटिकल एजेंट है, वायसराय नहीं है। जयपुर या वायसराय कोई काम करेगा तो पूरे इंडिया में लागू होएगा। वायसराय काम करेगा तो पूरे इंडिया में, खुद के रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट करेंगे, सिर्फ उसी रियासत में लागू होगा पॉलिटिकल एजेंट। जॉन लूडलो हो गया। समझ आ गई समाधि प्रथा। मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी होती है, मानव तस्करी, ठीक है। तो इंसानों को बेच देना, आगे के आगे बेच देना, ओके, और उनको बाद में गुलाम बना लेना, दास बना लेना। आज के पहले टाइम में आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, सभी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। आज ठीक है, क्योंकि आदमी को क्या बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन अब गुलाम प्रथा तो रही नहीं, अब आदमी को दास नहीं बना सकते, ठीक है। और वैसे भी आदमी इतना हिम्मत वाला होता है कि वहाँ से भागने में सफल हो जाता है ना। तो आज के टाइम में ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है, मोस्ट ऑफ महिलाएं और बच्चे की, महिलाओं का शोषण करने के लिए, बच्चों से काम करवाने के लिए, भिखारी वगैरह बना के स्टेशन पे रख दिया है ना, फाटकों पे हाथ काट के बिठा देते हैं। हाथ क्यों काटते हैं? कि सामने वाले को तरस ज़्यादा आए। आपसे कभी जब पैसा मांगने आता है कोई बच्चा है या, ठीक है, अगर वो सही सलामत है तो हो सकता है आप उसको कुछ भी ना दो, लेकिन अगर उसका कोई हाथ कटा हुआ है तो कुछ ना कुछ आपका भी दिल करेगा कि इसको कुछ ना कुछ तो दे ही दे। अगर उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, तो ये काम वो लोग करते हैं कि बच्चों को उठाकर उनका कोई हाथ पैर काटकर फाटकों पर, स्टेशनों पर उनको छोड़ देते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। तो इस पर सबसे पहले अधिनियम 1847 जयपुर, बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये 44 नहीं है, क्या आ गया यहाँ पे 47 बंदे वही, जॉन लूडलो, राम सिंह सेकंड, ठीक है। जयपुर में टोटल 4 पढ़ोगे आप, 4 कुप्रथाएं रोकेगी। 4 में से 3 तो 1844 और एक 1847। अभी तक आप सन वाइज चल रहे हो, अकॉर्डिंग टू सन। 1822, 1829, 1830, 1832, 44 वाला बाद में पढ़ेंगे, 1832, 1833 का एक्ट आ गया। फिर 1841 जोधपुर त्याग प्रथा 1841, फिर जयपुर वाले 1844, फिर जयपुर वाला 1847। याद हो जाएगा आपको, अकॉर्डिंग सिस्टम से कोई भी चीज़ याद करते हो तो याद होती है। आप बोलो एक बार, आप बोलिए। 1822, 29, 30, 32, 33, 41, 1844, 1800, हम 22 से लेकर 47 तक पहुंच चुके हैं, 47 तक। नेक्स्ट देखिए, डाकन प्रथा या डायन प्रथा, किसी औरत पर शक के बयान पर कह देते हैं इसमें डायन है, इसमें डायन दिखती है। आस पड़ोस में कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही किसी की, तो उसको शक हो गया कि इस औरत ने पक्का कुछ कराया है, ठीक है। तो उसको क्या साबित कर देता था वो, कि ये डायन है, साबित कर देता था, ठीक है। फिर उसके साथ मारपीट करना बुरा, ठीक है। फिर बाबाओं के पास लेके जाना, बाबा और उसके, फिर ठीक है। तो जस्ट देखोगा सीरियल्स वगैरह में है ना, चिमटे वगैरह आज भी चलते हैं बैकवर्ड एरिया में, ये चीज़ें आज भी चलती हैं, ये आज भी चलती हैं। नाम डायन प्रथा नहीं कह देते हैं कि इस औरत में भूत आ गया, भूत निकालने के चक्कर में बेल्टों से कूटना, चिमटों से कूटना, गरम गरम। अरे यार, उसके अंदर जो आत्मा वो सरिये मारने से निकल जाएगी, दर्द तो उसकी बॉडी को हो रहा है ना। मतलब ऐसी कुप्रथाएं आज भी चलती हैं। और जहाँ पे अनएजुकेशन होती है, जहाँ पे अनपढ़ता होती है, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा हावी रहती हैं, ठीक है। तो डाकन प्रथा या डायन प्रथा, कि औरत के अंदर डायन बोलकर उसके ऊपर अत्याचार करना, ठीक है। सबसे पहले रोक किसने लगाई? सन 1853 उदयपुर राजा स्वरूप सिंह। ज़्यादातर चीज़ें आपको 1857 की, जब आप क्रांति पढ़ोगे, अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, क्रांति के समय वही राजा थे जो आप यहाँ पढ़ रहे हो मोस्ट ऑफ,
ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय कौन राजा था उदयपुर का? स्वरूप सिंह ही था। तो 53 में भी कौन था? स्वरूप सिंह। तो सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? मेवाड़ यानी उदयपुर। उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह ने डायन प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। तो 1847 के बाद हम कहाँ पे मूव कर गए? 1853। और राजस्थान के जिलों में कहाँ मूव कर गए? उदयपुर में। उदयपुर मन में जिले की पिक्चर बनाया करो, सीधा बहुत फर्क पड़ता है। मेरी बात मैंने आपको बहुत बार कहा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। एक आप बोलो उदयपुर, एक आप बोल लो उदयपुर, एक मन में पिक्चर उदयपुर, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो वैसे बोलो उदयपुर, एक उदयपुर याद हो जाती है जी कि वो रहा उदयपुर, वहां पे डायन प्रथा 1853, उदयपुर डायन प्रथा 1853। पिक्चर बना के याद हो जाएगा। वास्तव में सीधा रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, पता नहीं उदयपुर था, जयपुर था, जोधपुर था तो था, लेकिन ये नहीं पता जिला कौन सा था। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान, ऐसे पिक्चर बने। ये रहा उदयपुर, यहाँ पे क्या पिक्चर बना ली? 1853, स्वरूप सिंह और डायन प्रथा। ये पिक्चर बननी चाहिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, विधवा पुनर्विवाह। विधवा की दोबारा शादी करना, विधवा पुनर्विवाह। पहले विधवाओं के साथ बहुत अत्याचार होते थे। विधवा होते ही उसका मुंडन कर दिया जाता था, एक कपड़ा उसको दे दिया जाता था, ज़्यादातर वाइट चलते हैं। ठीक है, तो वाइट उसको कोई साड़ी वगैरह दे दी, सारी उम्र उसी में निकाल देती थी बेचारी। आज के टाइम में तो ठीक है जरूरी नहीं होता, लाइट कपड़े तो पहन लेती है लेकिन जरूरी नहीं है। तो वाइट साड़ी पहन के उसकी सारी उम्र निकल जाती थी, वाइट या कोई भी एक प्रकार का कपड़ा। मुंडन उसका कर दिया जाता था, मतलब घर से बाहर निकलना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कोई उसको देख ले तो कहता था कि अब शुगन हो गया कि विधवा को देख लिया। और किसी त्यौहार पर, किसी अच्छे कामों में, किसी के घर पे बच्चा हुआ है तो वहाँ पे तो वो जा ही नहीं सकती थी, इतना उसको नीच नज़रों से देखा जाता था, ऐसी छोटी नज़रों से उसको देखा जाता था। और उसके बाद उसके घर के जो मर्द हैं, जैसे उसके घर पे जेठ है, उसके घर पे देवर है, कोई भी है, उसका शोषण भी करता था और उनको रोकने वाला कोई नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो मतलब विधवाओं से भी भयानक जिंदगी हुआ करती थी। इससे अच्छा तो उस विधवा को लगता था कि मेरे को सती कर देते तो बढ़िया था। ठीक है, तो इस पर रोक लगानी जरूरी थी। तो नियम 1856, 53 के बाद 56 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसी रियासत में ना लगकर पूरे भारत में, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू रियासत पढ़ रहे हो। जैसे अब 1844 वाली आपने जितनी चीज़ें पढ़ी वो सिर्फ कहाँ पे लग रहा है अधिनियम? जयपुर में। अगर कोई वायसराय लगाएगा तो वो कहाँ लगेगा? पूरा इंडिया में, पूरे भारत में। तो वायसराय कौन था? लाल डलहौजी था। और किसके कहने पर, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से। जैसे उधर आपने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829, यहाँ पढ़ोगे 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इन्होंने प्रयास किया तो भारत के वायसराय को इस पर क्या बनाना पड़ गया? अधिनियम बनाना पड़ा। और वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये वायसराय इंग्लैंड से आते थे भारत, और यहाँ पे इनका शासन 5, 6, 7 साल का शासन होता था, मोस्ट ऑफ 5 साल का। 5 साल पूरे होने के बाद ये वापस कहाँ चले जाते थे? इंग्लैंड। और दूसरा बंदा आता था और वो भारत का क्या बनता था? वायसराय। जैसे अभी नहीं होता हर 5 साल बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं ना, ऐसे ये लोग भी लंदन से आते थे और 5, 7, 8, 10 साल जैसे इनको परमिशन मिलती थी उतने साल यहाँ रहते थे, फिर यहाँ से चले जाते थे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये अधिनियम आया 1856 में। लेकिन ये अधिनियम आने के 2-3 महीने बाद लॉर्ड डलहौजी यहाँ से चला गया और नया वायसराय आ गया, लॉर्ड कैनिंग। नया वायसराय क्या आ गया? तो 27 जुलाई 1856 को, जुलाई के महीने 1856 में इसको लागू किसने किया? यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए आपको 2 वायसरायों का नाम पढ़ना पड़ेगा। ऐसा पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी और कैनिंग। 1857 की क्रांति में भी आप 2 ही नाम पढ़ते हो, डलहौजी और कैनिंग। डलहौजी की इतनी हरकतें थी जिस कारण हम इनसे दुखी हो चुके थे और भारत में क्रांति हुई। लेकिन क्रांति होने से कुछ महीने पहले ये बंदा कहाँ भाग गया? चला गया तो नॉर्मली वहाँ पे। और इसके जाने के बाद भारत में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो एक लाइन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत में आग लगाने का काम किसने किया? ये कुप्रथाओं के कारण नहीं कह रहा, और भी कई कारण थे, अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण।
भारत में आग लगाने का काम किसने किया और आग बुझाने का काम किसने किया? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के कारण भारत में कौन सी क्रांति हुई थी? 57 की क्रांति हुई इसके कारण थी, लेकिन क्रांति के समय यह भारत नहीं था। क्रांति को शांत किसको कराना पड़ा? लॉर्ड कैनिंग को। आगे बात समझ। चलो क्रांति जब करेंगे इतना याद हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, ईश्वरचंद विद्यासागर, लागू 27 जुलाई 1856, लॉर्ड कैनिंग। इसकी रीडिंग करिए, फिर आगे कराऊंगा आपको। अब विधवा पुनर्विवाह पे एक बुक का नाम याद रखिएगा, चांदकरण शारदा। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विधवा विवाह। ठीक है, विधवा विवाह नामक बुक किसकी है? चांदकरण शारदा की है। ये बुक भी याद रखिएगा। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह एक्ट होने के बाद, मतलब विधवा भी दूसरी शादी कर सकती है, ये काम सबसे पहले कहाँ हुआ? 6 दिसंबर 1856 में सबसे पहला विवाह कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहले शादी हुई थी एक विधवा की। ठीक है, ये हुआ विधवा पुनर्विवाह। बताओ आपको क्या क्या याद हो गया, सुनाइए। विधवा विवाह एक्ट कब आया था? 1856 में। वायसराय कौन थे? किसके प्रयासों से? विद्यासागर के प्रयासों से। इसको लागू किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। सबसे पहली शादी कहाँ हुई? कलकत्ता में, दिसंबर 1856। सब कुछ 1856 है। एक्ट आया भी कब? 1856 में। लागू भी कब हुआ? जुलाई 1856 में। शादी कब हुई? दिसंबर 1856 में। तीनों चीजें 1856 है। 1856 में ही आया, 1856 में ही लागू हुआ, पहली शादी भी 1856 में हुई। इसके अलावा एक बुक याद कर लेना, विधवा विवाह किसकी है? चांदकरण शारदा की। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। विधवा विवाह के बाद है आन प्रथा। ये तो कोई बड़ी कुप्रथा नहीं थी। आन प्रथा में क्या हुआ करता था? वहाँ ज़्यादातर मेवाड़ में चलती थी। जो वहाँ का राजा है, राजा के सामने ली गई शपथ, राजा के लिए ली गई आन, ठीक है, हम आपके प्रति हमेशा वफादार बन के रहेंगे, कुछ ऐसे। तो जो आन, राजा के प्रति जो आन ली जाती थी, जो शपथ ली जाती थी, उसे क्या कहते थे? आन प्रथा कहते थे। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई, उसके द्वारा इस पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। बस आप इतना समझना, आन का मतलब शपथ, आन का मतलब होता है शपथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाल विवाह, बच्चों की शादी कर देना। ठीक है, तो बच्चों की शादी कर देना, बाल विवाह। तो जैसे मैंने कई बार बताया, लड़की का जीवन तो खराब होता था, लड़के का भी जीवन खराब हो जाता था। लड़के में भी मतलब कि जो हमारे संवेग होते हैं, विदेशों के अंदर ज़्यादातर की उम्र कितनी होती है? 25। लड़के की 25 रखते हैं, लड़की की 21 रखते हैं। माना जाता है कि जो संवेग हमारे जो सही तरीके से होते हैं, जागरूक होते हैं, वो कब होते हैं? 25 साल की उम्र के बाद होते हैं। हमारे में जो मैच्योरिटी आती है, अच्छी जो मैच्योरिटी आती है, हमारी जो सोच विकसित होती है, वो 25 साल के बाद होती है। जब हमारी ही सोच विकसित नहीं है, उससे पहले हमारी शादी कर दी और हमारा बच्चा हो गया। जब हमारी संवेग विकसित नहीं है, तो उसके तो बेचारे के क्या होंगे? फिर उनमें बच्चों में भी कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे माता पिता होते हैं, लगभग जैसे अपने कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादातर देखा करो, जैसे इंटेलिजेंस ही होती है माता पिता है कोई, ठीक है, बच्चे भी ऐसे होते हैं, नहीं तो मतलब है ना, उन चीज़ों का रहता है ना। तो अगर ऐसे माता पिता में जो संवेग अगर विकसित नहीं हुए, कोई कमी है, तो बच्चे भी फिर उसी प्रकार से होते हैं, या तो मेंटल डिस्टर्ब होना, या वैसे कमज़ोर होना, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर होना। तो कम उम्र में शादियों के नुकसान होते हैं। तो ये मानना जाता है कि वास्तव में जो शादी की उम्र होनी चाहिए ना, ठीक है, सरकार के द्वारा कहा गया कि लड़की की शादी 18 की उम्र में कर दो, लेकिन वास्तव में जो माना गया है वो 21 या 22 के बाद और 28-29 से पहले। ज़्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए। 30 के बाद भी संवेग बिगड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो 21-22 के बाद, 20 के बाद लगभग, और 28-29 से पहले ये जो एरिया होता है, ये शादी का सही समय होता है। लेकिन आजकल पढ़ाइयों की वजह से, कुछ लड़कियों की कमी की वजह से, ठीक है, बस वो उम्रें निकलती जा रही हैं। देखिए नेक्स्ट, तो बाल विवाह। राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक आखा तीज पर होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कब होते थे? मतलब आखा तीज पे तो ये देखो कि बस
छोटे छोटे बच्चों का मतलब लगे, मतलब गली गली मोहल्लों में, गाँवों में बस बच्चों की शादियाँ। एक शादी समारोह के हिसाब से चलता था अखा तीज, तो बस अखा तीज आने वाला है, ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, एबुज सावा, एबुज सावा। वैशाख शुक्ल तीज, वैशाख की शुक्ल पक्ष की तीज को बाल विवाह होते हैं, अखा तीज को। अब तो रोक लगी, पहले की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे बैकवर्ड एरिया में सब चलता है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे पुलिस का कोई डर नहीं है, जहाँ पे अभी भी धार्मिक चीज़ें हमारे सिर पर ज़्यादा हावी हैं, ठीक है, जहाँ पे धर्म की चीज़ें अभी भी हमारे ज़्यादा हावी हैं जिन लोगों के, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती हैं। वहाँ पे सती प्रथा भी चलती होगी, नहीं पता लगता, हालांकि सती प्रथा तो चलो आजकल फिर भी काफ़ी रोक लगी। बाल विवाह अभी भी चलते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का मानना ही ये है कि बच्चों की शादी करो, ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, ऐसी बातें कर करके उनकी शादियाँ पहले ही कर देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि समय के साथ बदलना पड़ता है, ठीक है, समय के साथ बदलना पड़ता है। आजकल भी देखा जाए जैसे बच्चे हैं, ठीक है, माता पिता का हक बनता है बच्चों को समझाने का, माता पिता का हक बनता है बच्चों को समझाने का, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, बच्चों को ये जैसे मोबाइल वगैरह की लत से दूर रखने का। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अच्छे संस्कार भरो बच्चों में पहले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि समाज बदल चुका है, ठीक है। तो जैसे समाज है बच्चा वैसे ही बनेगा। ज़्यादा बच्चे से धक्का करोगे तो वो कोई और कदम उठा लेगा, ठीक है, घर से भागने का प्रयास करेगा या भगाने का प्रयास करेगा, किसी को कुछ भी करेगा, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। समाज के साथ अभी हमारी जो जनरेशन है, अब हमारे जो बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे, ठीक है, आप अच्छे संस्कार दो बच्चों को, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे समय बदलेगा, समय की जो मांग होगी, आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। आप कैसे रोक सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं तू ऐसे नहीं। आज के टाइम में आपके घर वाले आपको नोकिया का फ़ोन दे दे, आप इसको कुएं में फेंक दोगे, आप किससे कहोगे दो ही मत, आपको दो ही मत, है ना। वही बात होगी कि अगर आपके माँ बाप आपको पुराने रीति रिवाज जो आप पर थोपेंगे तो आप कोई ना कोई कदम उठाओगे, आप बगावत करोगे, आप विद्रोह करोगे। तो समय के साथ बदलना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी भी कुछ एरिया में अगर वो जो समय के साथ नहीं बदल रहे, बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो गलत होता है। तो इस पर सबसे पहले रोक कहाँ लगी थी, 1885 में, सन 1885 में प्रधानमंत्री सर प्रताप, जोधपुर का प्रधानमंत्री सर प्रताप, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप के ऊपर से एक क्वेश्चन और आता है, हाथ ऊपर करिए, कौन बताना चाहता है। ओके, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप के ऊपर से जीके का एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्या बनता है, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। दो स्टूडेंट और कोई जना, और कोई भी बताना चाहता हूँ। सर प्रताप बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध किया था ना? नहीं, ज्योति कौन सी? कायलाना झील। जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किसने किया था? सर प्रताप ने। उस झील को क्या कहा जाता है? प्रताप सागर झील भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसी ने ही जोधपुर के अंदर, राजा नहीं था, राजा का प्रधानमंत्री था, 1885 में जोधपुर में बाल विवाह पर सबसे पहले रोक लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929। हर विलास शारदा, हर विलास शारदा के प्रयासों से, हर विलास शारदा के प्रयासों से क्या लाया गया? शारदा एक्ट। अंग्रेज सरकार के द्वारा इसे लाया गया। कब? 1929। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। शारदा एक्ट में यह कहा गया था, मतलब शारदा एक्ट आने से पहले लड़के लड़की की शादी की भारत में कोई उम्र नहीं होती थी, इसलिए बाल विवाह होते थे। कोई नियम ही नहीं था। जब किसी चीज़ के लिए कोई नियम नहीं होगा फिर पालना भी कैसे होगी, है ना? फिर तो जो चल रहा है सभी को वो सही लगेगा। तो इससे पहले 1929 से पहले भारत में लड़के और लड़की की शादी की कोई उम्र नहीं हुआ करती थी, निर्धारित नहीं थी। शारदा एक्ट के अंदर हर विलास शारदा के द्वारा इनकी उम्र निर्धारित की गई, 18 और 14। 18 का लड़का, 14 की लड़की। 18 का लड़का, 14 की लड़की। 18 एंड 14। कहाँ के रहने वाले थे हरविलास शारदा? अजमेर निवासी, अजमेर निवासी। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। सन 2006 में हमारी भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद
भारत सरकार, ये स्वतंत्रता से पहले की बात होगी, 2006 में भारत सरकार के द्वारा नियम क्या बनाया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, अधिनियम को हमेशा सन के साथ पढ़ा जाता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। लड़के की उम्र 21, लड़की की उम्र 18। जो वर्तमान में जो उम्र है वो है 21 और 18। आज से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले फिर मांग उठी थी, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने कहा था लड़कियों की उम्र हम क्या करने जा रहे हैं, 21 करने जा रहे हैं। वो हंगामा हुआ, ठीक है, तो लोगों का विद्रोही चेहरा देखा तो बीजेपी चुप कर गई, ठीक है, सरकार ने फिर कुछ नहीं किया। नहीं तो बीच में ये चला था कि लड़कियों की मिनिमम उम्र कितनी की जाएगी, 21 की जाएगी, होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए, मैच्योरिटी ही तब आती, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो है ना शब्द है, मैच्योरिटी शब्द, तो मैच्योरिटी हमेशा एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपको सर मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, मेरे 12वीं में 92% आ गई, मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, ठीक है। मैच्योरिटी किसके साथ आती है, अनुभव के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। अब खुद देखो कि जो आपने कुछ भी कोई आप गलती करते हो, मान लो किसी बोल चाल में आपने लैंग्वेज में गलती की, या आपको फील होता है कि यार ये मैंने गलती कर दी, अब आने वाले समय में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। किसी भी चीज़ से संबंधित गलती, मान लो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे दोस्तों पे गुस्सा कर देते थे, धीरे धीरे देखा कि दोस्त ही कम होने लगे, कोई बुलाता ही नहीं अब आपको, फिर आपको महसूस होता है। तो ये क्या होता है, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। हालांकि ये अनुभव सारी उम्र ही चलता रहता है, लेकिन बंदे में जो ढंग से मैच्योरिटी आती है वो लगभग 22, 23, 24 साल की उम्र तक उसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, ठीक है। और ये मैच्योरिटी अनुभव से आती है, एक दिन में नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई आपको। बाल विवाह बताइए क्या क्या याद हुआ बाल विवाह में। बाल विवाह सबसे पहले 1885 जोधपुर, प्रधानमंत्री सर प्रताप, एक तो 1885, दूसरा 1929 शारदा एक्ट, हर विला शारदा, शारदा एक्ट। उम्र क्या कर दी लड़के लड़की की, 18 और 14। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2006 बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, 21 और 18। मतदाता कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वोट देने की उम्र सभी के 18 साल है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मतदाता उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष, मतदाता उम्र 18। 1989 में संशोधन आया था, मतदाता आयु कितनी की थी, 18, लेकिन विवाह की उम्र पूछी जाए तो 21। नेक्स्ट चलते हैं जी, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है। तो लड़के के माता पिता के द्वारा लड़की के माता पिता से पैसा मांगना, दहेज मांगना, ठीक है, तो क्या कहलाता है, दहेज प्रथा। तो इसकी बलि भी बहुत सारी औरतें चढ़ी हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। दहेज अगर माँ बाप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, आज भी देते हैं कुछ लोग, लड़के वाले कहते हैं कि हमने नहीं लेना, लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, आप मत मांगो। क्योंकि आजकल तो वैसे देखो तो पढ़े लिखे लोगों में तो दहेज प्रथा बिल्कुल ही खत्म होगी, लेकिन फिर भी लड़की वाले देते हैं, तो लड़की वाले कहते हैं हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को, हमने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले चलती थी कि माँ बाप अपनी इच्छा से कुछ भी अपनी बेटी को देते थे तो चलती थी, तो वहाँ पे ये चीज़ सही थी। लेकिन लड़कों के लालच के कारण मांगना, फिर लड़की पे अत्याचार करना, उसको मारना, वो चीज़ गलत होगी। तो इसने किसका रूप ले लिया, कुरीति का रूप ले लिया। ऐसे मैंने आपको कराया था त्याग प्रथा, त्याग प्रथा। लड़की की शादी होती थी तो लड़की का बाप दान दक्षिणा जो देता था, वो पैसे का जो त्याग करता था, तो तब तक वो ठीक था। लेकिन जब घर पे जो चारण भाट ब्राह्मण मांगने आते थे, उनका जो लालच बढ़ता गया, तो उसने किसका रूप ले लिया, कुरीति का रूप ले लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इच्छा से जब देते थे तब तक ये ठीक था। ओके, तो दहेज प्रथा, इसका अधिनियम कब आया, 1961। भारत सरकार, स्वतंत्र भारत में इसका सबसे पहला अधिनियम आया था 1961 में। करें नेक्स्ट, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी क्या होता है इसमें बताओ, बंधुआ बताया हुआ है, काम करवाकर पैसे ना देना, इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि दो एक जैसे हैं। वो होता है बेगारी, वो होता है बेगारी। आपने कर्जा ले लिया, किसान ने, जिम्मेदार ने, गरीब बंदे ने अमीर बंदे से क्या ले लिया, कर्जा ले लिया, वो उसका पैसा नहीं लौटा पा रहा,
वो उसका पैसा नहीं लौटा पा रहा, फिर उसको अपने यहाँ पे क्या रख लेता था, काम पे रख लेता था। उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। कहता है जब तक मेरा पैसा नहीं उतरता तब तक तू हमारे घर में हमारे खेतों में काम करेगा। उसे सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। समझाई बात। और वो पैसा उतरने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि कुछ जो साहूकार थे इतने बेकार हुआ करते थे कि मतलब सामने वाला किसान तो पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ है, पैसे पे पैसे ब्याज पे ब्याज लगाता रहता था, वो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। 2-3 टाइम बस उस बंदे को रोटी दी जाती थी और सारा दिन उससे काम करवाया जाता था। वो मर जाएगा तो उसका बेटा उसके घर वही काम करेगा, तो ऐसे चलता रहता था। खेतों में काम कराना, इसी प्रथा के अंदर, बंधुआ मजदूरी के अंदर, अगर आप उस साहूकार के खेतों में काम कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता था, हाली प्रथा। हाली प्रथा। अगर आप उसके घर में काम कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाता था, चाकरी प्रथा। चाकरी प्रथा। घर में काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो तो चाकर, मजदूर, इसे मजदूर कहते हैं। खेतों में काम कर रहे हो तो हाली प्रथा। इसे ही सागड़ी या बंधुआ मजदूरी, ये एक ही बात है। एक ये भी पूछा था, चाकर शब्द वैसे किसके लिए आता है, दास प्रथा के लिए आता है। दास, दासी, चाकर, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। दास, दासी, चाकर किसके लिए आता है, दास के लिए। इसे दास, दासी, चाकर, ये शब्दों से इसको पुकारा जाता था। ओके, नेक्स्ट, तो सागड़ी प्रथा होगी। तो ये कब आया था अधिनियम, 1961। 1961 में ही दहेज प्रथा, 1961 में ही सागड़ी प्रथा। 1961 में ही दहेज, 1961 में ही सागड़ी निवारण अधिनियम। नेक्स्ट है बेगारी प्रथा, फ्री में काम कराना। फ्री में काम कराना, काम करवा रहे हो पैसे दे ही नहीं रहे, काम करवा रहे हो पैसे नहीं दे रहे, तो होती है बेगारी प्रथा। 1976 भारत सरकार के द्वारा अधिनियम निकाला गया, श्रम पद्धति अधिनियम। श्रम पद्धति अधिनियम 1976। श्रम दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, ठीक है। तो 1976 श्रम पद्धति अधिनियम। तो 1961, 1976 दहेज, सागड़ी, बेगारी। बेगारी, फ्री में काम कराना, बेगारी, और पुराना पैसा उतरवाने के लिए जो काम कराना। ये लो जी, जिनके हमने एक्ट याद करने थे वो कंप्लीट हुए, जिनके एक्ट याद करने थे। अब ये एक पेज पे लिखे हुए हैं, हमने ये कुछ पढ़ा है। 1822, 29, 30, 44 कौन सी प्रथा थी, सती प्रथा। दास प्रथा 1832, कौन सी रियासत में, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी। कन्यावध, निरोधवध 1833, कहाँ, कोटा। सबसे पहले कोटा, राजा राम सिंह, राव राम सिंह। त्याग प्रथा 1841, 44, 41 में कहा, जोधपुर, राजा मान सिंह। जोधपुर। 1844 जयपुर, राजा राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट जॉन लूडलो। 22, 29, 30, 44, 32, 33, ये 44 चाहे उसके साथ बाद में बोलिया करो। 22, 29, 30, 32, 33, 41, 44। 44 में सती भी आ गया, 44 में त्याग प्रथा भी आ गई। नेक्स्ट, 1844 में ही कौन सी प्रथा, समाधि एक्ट आया था इसके ऊपर, ठीक है। 1847 में मानव व्यापार, ये कहां पे, सबसे पहले जयपुर। जयपुर। तो 1844, 47 जयपुर में देखो 4 हो गए क्या, कितने हो गए जयपुर में, 4। एक तो ये वाला 1844 सती वाला, त्याग वाला, समाधि वाला, मानव वाला। तो जयपुर याद करो पहले तो, सती प्रथा, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा। सती प्रथा, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा। सह से सती, सह से समाधि, सह से सती, सह से समाधि, और एक त्याग, और एक क्या हो गया, मानव व्यापार, ठीक है। तो पहले वाले 3 जयपुर में 1844, और मानव वाला 1847 जयपुर। इनमें जयपुर पहला नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकियों में जयपुर पहला पहले ही है। जोधपुर और जयपुर, 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 मतलब इनमें तो जयपुर क्या है, सबसे पहले ही रो कहाँ लगी, जयपुर में। सबसे पहले कहाँ लगी, जयपुर में। सबसे पहले कहाँ लगी, बस जो जयपुर हमने यहाँ पे याद तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जयपुर पहले के लिए नहीं है, पहले के लिए बूंदी या अलवर का नाम आएगा। अधिनियम लागू होने से पहले बूंदी, अधिनियम लागू होने के बाद अलवर। ये तो हमने वैसे याद कर लिया कि जयपुर में इस प्रथा पर रोक 1844 में लगी थी। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। उसके बाद डाकन प्रथा 1853। डाकन कहाँ पे,
उदयपुर में, डायन या डक्कन उदयपुर। फिर विधवा 1856, ये तो पूरे भारत में एक्ट आया था। आन प्रथा अंग्रेजों द्वारा 1863 में, ठीक है। बाल विवाह 1885 बाल विवाह, ठीक। बाल विवाह कहाँ पे रोकी गई थी 1885 सबसे पहले? ये तो शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट आने से पहले 1885 कहाँ पड़ा था बताइए? जोधपुर। जोधपुर। इसको याद करने का तरीका देखो, ये है 41 दूना 84, 41 दूना 82, सॉरी 41 दूना 82, लेकिन हम यहां बोलेंगे 85। 41 का डबल जब करोगे तो 80 की लाइन में आ जाओगे। तो ये दोनों जोधपुर के हैं। 1841 भी जोधपुर है, 1885 भी जोधपुर है। ये तो फिर पूरे भारत में क्या एक्ट आया था? शारदा एक्ट आया था। ये तो पूरे भारत का ही है शारदा एक्ट। तो 18 साल और 14 साल लड़का लड़की। 2006 भी भारत सरकार के द्वारा अधिनियम आया था, पूरे भारत में आया था। 21 साल 18 साल हो गया। दहेज प्रथा ये भारत के अधिनियम है सारे। दहेज प्रथा कब आई थी भारत सरकार के द्वारा? रियासतें तो खत्म ही होगी 1947 के बाद, रियासतें तो खत्म ही होगी, तो पूरे भारत में लगेगा ये भारत सरकार के द्वारा। दहेज प्रथा 1961, सागड़ी प्रथा 1961, बेगारी प्रथा 1976। ये आपके एक्ट हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट बार रिपीट करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। लास्ट एक बार, सबसे पहले सन कौन सा? 1822, 1829, 1830, ये एक ही है। फिर इसमें 1844 एक अलग पड़े। ये कौन सी प्रथा है? सती प्रथा। 1829 में एक्ट आया था, कौन लेकर आया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग, ठीक है। 1822 में बूंदी, 1830 में अलवर। उसके बाद बात करते हैं दास प्रथा 1832, 30 के बाद 32 दास प्रथा, कोटा बूंदी। 33 में कोटा, 1833 में कन्यावध कोटा, 32 में भी कोटा, 33 में भी कोटा, 32 में भी कोटा, 33 में भी कोटा, ठीक है। पहले दास फिर कन्या। कोटा में पहले दास प्रथा रोकी गई, फिर कन्यावध रोका गया। 32-33 हो गया। अब 41 की लाइन में आ जाओ। 1841 जोधपुर कौन सा था? त्याग प्रथा 1841 जोधपुर में। जोधपुर साथ साथ एक और याद कर लो, 1841 से था, 1885 भी है, 41 के साथ 1885। त्याग प्रथा, बाल विवाह, त्याग और बाल हो जाएगा। जयपुर के अंदर त्याग प्रथा कब रोकी गई थी? 1844 में। जयपुर में समाधि प्रथा 1844 में। यहाँ पे सच जयपुर पहला नहीं था, यहाँ पे जयपुर दूसरा है, ठीक है। 1844 में समाधि प्रथा। मानव तस्करी जयपुर के अंदर 1847। मतलब 41 की लाइन में क्या आ गए? 41, 44, 47, 41, 44, 47। 41 जोधपुर के अंदर, 44 जयपुर के अंदर त्याग प्रथा, 47 फिर जयपुर के अंदर मानव व्यापार। तो पहले तो 22 वाली लाइन से स्टार्ट हुआ था, 2 वाली लाइन, फिर 30 वाली लाइन आ गई, 30, 32, 33, 32, 33, फिर 41 वाली लाइन आ गई, 41, 44, 47। अब 50 वाली लाइन स्टार्ट होगी। 10-10 की लाइनें होती है ना। 50 वाली लाइन में सबसे पहले 1853, 1853 डाकन प्रथा उदयपुर 50 वाली लाइन में। दूसरा 50 वाली लाइन में विधवा पुनर्विवाह 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। चांदकरण शारदा ने बुक लिखी है विधवा विवाह। अब 60 वाली लाइन में आन प्रथा 1863। मेरी बात समझ आ रही है क्या? 10-10 की लाइनें नहीं होती क्या? 1820 के बाद लाइन कौन सी आएगी? पहले 22, 29, 30, फिर 3 वाली लाइन में 32 और 33, फिर 4 वाली लाइन में 41, 44, 47, 5 वाली लाइन में 53, 56, 6 वाली लाइन में 61। याद हो रहे हैं क्या? अब तो नॉर्मल लगने चाहिए। 61, अब 7 वाली 63, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद 70 वाली लाइन में कुछ नहीं है, नहीं है ना। 80 वाली लाइन में 85 बाल विवाह जोधपुर, ठीक है। फिर ये 1929 में बाल विवाह एक्ट आया था। फिर 2006 में शारदा एक्ट आया था। 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत सरकार। फिर 1900 वाले में 3, 1961, 1961, 1976, ये 1800 वाले थे। 1961, 1961, 1976। पहले दहेज प्रथा भी 1961, सागड़ी प्रथा यानी बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी भी 1961 और बेगारी प्रथा 76। कर लोगे याद घर पे इसको। नेक्स्ट कुछ टर्म्स साका बहुत बार बता दिया।
योद्धा लोग, पुरुष लोग जब युद्ध के अंदर मरते थे तो क्या होता था, केसरिया, पीछे औरतें पानी या आग के अंदर कूद के अपनी जान दे देती थी, उसको क्या कहते थे, जौहर। इस जल जौहर या अग्नि जौहर, दो प्रकार के जौहर हुआ करते थे। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ पे हुआ है, 1301 रणथंभौर में। सबसे ज़्यादा साके कहाँ हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। 2.5 साके के लिए क्या प्रसिद्ध है, जैसलमेर, वहाँ पे अर्ध साका भी हुआ था। अर्ध साका किसे कहते हैं, केसरिया हो जाए, जौहर ना हो, बहुत बार करवा दिया। नाता क्या होता है, नाता क्या होता है, पुनः विवाह। कैसा पुनः विवाह कैसे, हाँ, पत्नी अपने पति को छोड़ के इच्छित दूसरे व्यक्ति के पास जाकर दूसरी शादी कर लेती थी, तो उसे क्या कहते हैं, नाता कहते हैं, नाता कहते हैं। पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपना पति बना लेती थी, दूसरे व्यक्ति को अपना पति बना लेती थी, मतलब उसने दूसरा नाता कहीं और जोड़ लिया। बीनाओं में ये ज़्यादा चलता था, इसे कहते हैं नाता प्रथा। नात्रा, व्हाट इज नात्रा, क्या होता है, नात्रा होता है विधवा के द्वारा, विधवा महिला के द्वारा दूसरा पति दूसरे व्यक्ति से शादी करना, उसे क्या कहते हैं, नात्रा। अगर औरत विधवा नहीं है, पति जीवित है, फिर भी दूसरी शादी करती थी तो नाता। आज मर्द के मरने के बाद, पति के मरने के बाद दो दूसरी शादी करती थी तो उसको नात्रा कहा जाता था, नात्रा कहते थे। छेड़ा, तलाक प्रथा, तलाक प्रथा, पति जब उसको तलाक दे देता था तो उसे क्या कहते थे, छेड़ा। पति ने जो तलाक दे दिया, छेड़ा फाड़ना, वही उसकी साड़ी वगैरह का पल्लू सा थोड़ा सा फाड़ के उसके हाथ में रख देता था, कहता था हो गया तलाक, ठीक है। फिर औरत भी, या औरत, पति ने तलाक नहीं दिया लेकिन औरत भी अपने हाथ में कोई कपड़ा पकड़ के अपने इस पति को छोड़ के दूसरे के पास जाती थी ना, तो ठीक है, कपड़ा पकड़ो ना पकड़ो, पत्नी पति को छोड़ के दूसरे पति बंदे के पास जाती थी, नाता। पति तलाक देता था तो ठीक है। झगड़ा राशि, इधर ध्यान दीजिए, झगड़ा राशि नात्रा का ही दूसरा रूप है, इधर ध्यान दो, इन सभी के मैं आपको अच्छे से क्लियर करूं। नात्रा का ही नात्रा ही है, नात्रा नहीं, सॉरी, नाता से, नाता से झगड़ा राशि के होते हैं। क्या किया नाता में, पत्नी ने क्या किया था, पति के होते हुए पति को छोड़ के दूसरे बंदे के पास गई थी। अब पहले वाला पति अगर उससे आकर पैसा मांगे, दूसरे पति से क्या मांगे कि तू मेरी पत्नी ब्याह कर लाया, पैसा दे मेरे को, अगर वो पैसा मांगेगा तो क्या होगा, झगड़ा राशि। समझ आ गया क्या, ठीक है। जब औरत दूसरा विवाह करा लेती थी तो पहले पति को जो राशि दी जाती थी उसे झगड़ा राशि कहते थे। डावरिया या डायरिया, डावरिया, जब लड़की की शादी होती थी तो उसका पिता उस लड़की के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भेज देता था, दहेज में कुछ कुंवारी कन्याएं भेजता था। वो कुंवारी कन्याएं उस लड़की के साथ जाती थी ससुराल, और वहाँ पे सारी उम्र वहाँ पे क्या करती थी, काम करती थी, दासी बन के रहती थी। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, डावरिया प्रथा। चारी क्या होता है, चारी खैराड़ या माल खराड़ी क्षेत्र, ये बोलियों का टॉपिक करा दिया आपको। खराड़ या माल खराड़ी क्षेत्र में ये चारी प्रथा चला करती थी, भीलवाड़ा और टोंक वाली साइड में। इसमें क्या होता था कि लड़की वाले, लड़की का पिता लड़के वालों से पैसे की मांग करता था। लड़की का पिता लड़के वालों से क्या मांगता था, पैसा। दहेज में तो लड़के वाले पैसा मांगते हैं, चारी में लड़की वाले पैसा मांगते हैं। तो लड़की के पिता ने पैसा ले लिया लड़के वालों से और लड़की की शादी कर दी। बाद में कुछ समय बाद बहाना बुना मार के, लड़ाई झगड़ा करके लड़की को वापस मायके ले आया और लड़की की शादी कहीं और कर दी, क्योंकि कहीं और करोगे तो फिर वहां से क्या मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा। इस तरह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। लड़की के घर वालों की तरफ से पैसे के लालच में ये काम करना। लेकिन आजकल तो ये चारी नॉर्मल हो गया ना। लड़की को बहाल आते हैं कहीं और से 40-50 हज़ार में, लड़की आती है यूपी बिहार से, फिर घर आके झगड़ा करती है, झगड़ा करके पैसा लेके भाग जाती है, फिर कहीं और शादी करती है। बहुत सुनने को मिलते हैं, बहुत एक किस्म। तो एक प्रकार की वो कौन सी प्रथा है, चारी प्रथा ही है। संथारा या सलेखना, जैन धर्म में, जैन धर्म में मृत्यु के निकट, जब मृत्यु निकट आ जाती थी तो खाना पीना छोड़ दिया जाता था, खाना पीना छोड़ के मृत्यु को और निकट बुलाया जाता था। हिंदू धर्म में ऐसा ही मिलता जुलता हो गया, समाधि। पता है कि बस बहुत टाइम जी लिए, ठीक है, तो मृत्यु ने एक दिन आना ही आना है, क्यों ना अभी चलते हैं अपने। तो साधु संत देवी देवता क्या करते थे, समाधि में बैठ जाते थे, जीवित ही। तो क्या हो गया, वही हो गया। जैन धर्म के लोग क्या कर देते थे, खाना पीना छोड़ देते थे। संथारा या सलेखनापति कहते हैं। इतिहास के अंदर कौन सा राजा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य।
जैन धर्म की संथारा पद्धति से ही उसने अपने प्राण त्यागे थे। दाप्पा प्रथा, यह भी एक तरीके का क्या है, वधु मूल्य है, ठीक है, वधु मूल्य है। जैसे चारी थे ना, उससे मिलता जुलता ही है दाप्पा प्रथा। लड़की वाले पैसों की डिमांड करते हैं, ठीक है, उससे मिलता जुलता ही है दाप्पा प्रथा। मोताना, मोताना, एक बंदा मर गया, उसमें दूसरे का कोई किसी भी कोई कारण था, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, वर्तमान में जैसे अपने लिए एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण इसका एक्सीडेंट हुआ और ये मर गया, तो ये जो मरे इसके घर वाले इससे क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, तो उसे कहते थे मौत आना। मौत आने के बाद पैसा मांगना। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, ठीक है, आज के टाइम में मुसलमानों में ज़्यादा चलती है, तो पर्दा प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट हेलमा, हेलमा भील जनजाति में चलते हैं। मिलजुल कर खेती करना, मिलजुल कर खेती करना या घर का काम करवाना, मतलब सारे समुदाय के द्वारा मिलजुल कर किसी की सहायता करना, उसके साथ खेती करवाना, उसके घर में काम करवाना, तो ये क्या कहलाता है, हेलमा कहलाता है। ऐसे ही ग्रासिया जनजाति में ऐसे क्या कहलाता है, हारी बावरी कहलाता है। ग्रासिया में ये चीज़ क्या कहलाती है, हारी बावरी कहलाती है, ठीक है। ग्रासिया में ये हारी बावरी, कृषि वगैरह को कह देते, मिलजुल कर कृषि करना, हारी बावरी। कुड़की की रस्म, ये सांसी जनजाति में चलती है। किस जनजाति में, सांसी जनजाति में चलती है, ठीक है। सांसी जनजाति आपको करवा दी, उसमें पढ़ा भी था आपने। सांसी जनजाति में दो प्रकार होते हैं, बीजा और माला। लोमड़ी सांड का मांस खाने में रहते हैं, भरतपुर की तरफ रहते हैं, करवाया था ना, वही है। कुड़की में क्या किया जाता है, कुड़की रस्म में एक नवविवाहिता महिला, एक मैरिड औरत मैरिज के बाद, ठीक है, अपनी स्त्री तरफ की परीक्षा देती थी कि मैं सही हूँ, कुंवारे समय में मेरा जो करैक्टर हुआ करता था बिल्कुल सही हुआ करता था। ऐसी जो रस्म निभाती थी उस रस्म को क्या कहते थे, कुड़की रस्म कहते थे सांसी जनजाति में। मिलजुल कर खेती करना, मिलजुल के काम करना, हेलमा। ग्रासिया जनजाति में इसी को क्या बोलते हैं, हारी बावरी, मिलजुल के खेती करना। पर्दा प्रथा पता ही आपको, कुड़की। ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ, रीति रिवाज और प्रथाएं। करो रीडिंग करो भी।